आप सबको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, थोड़ा सा ब्रीफ में देखा था और उससे बिल्कुल डिटेल वर्जन में हमने देखा था व्हाट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहले दिया गया है, ये टॉपिक बाद में है, बट मैं इसे आपको पहले बताना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं उसे लास्ट में कवर करूंगी। ओके, तो आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहें, उसमें आपको फ्लावर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। फिलहाल आज हमें स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है, और जिसे और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। पहले तो आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी देता है, वेरिएशन देता है और ओवरऑल एक बेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। ऑलराइट, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एज फॉर एग्जांपल अस, हम में क्या होता है, मेल एंड फीमेल मिल करके एक नई प्रोजनी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी इजीली हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा क्यों है? बिकॉज वी ऑल नो that where more than one or two organisms involved in a particular process, that process will automatically get so much difficulties. Okay, तो यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं इस प्रोसेस को होने में, इसलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसलिए भी आपको पढ़ना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके कोर्स में, इसलिए आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैं बार बार बोल रही हूँ काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज हो क्यों जाती हैं? क्योंकि इनमें काफी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, काफी सारे मेन पार्ट्स होते हैं एंड काफी सारे एसेसरी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी, अगर हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो ऑब्वियसली हमें उसके मैकेनिज्म में थोड़ा ज्यादा चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स लगानी पड़ेंगी, तब हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एडोलसेंट, है ना? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताना चाहूंगी। बिकॉज कब रिप्रोडक्शन करने में कोई पर्टिकुलर मेल या फीमेल कैपेबल होता है, कब होता है आप सबको पता है, जब उनमें ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, जब वो एक प्रॉपर स्टेज को पार कर जाते हैं जिसे हम एडोलसेंट स्टेज कहते हैं, जब बॉडी में प्रॉपर चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाते हैं, सिर्फ तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। ऑल राइट, देयर आर सेवरल चेंजेस मार्केबल इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एडोलसेंट। ये चेंजेस क्या होते हैं? ये आपको बॉडी में फिजिकली विजिबल होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम चीज पढ़ेंगे वाई। आई गेस वाई आपको पता चल गया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन देता है, स्टेबिलिटी देता है। अब हम देखते हैं कॉमन चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स क्या क्या होते हैं। आप लोग म्यूजिक सुनते होंगे, आप सबने सुन रखा होगा, आपको पता होगा छोटे बच्चों की वॉइस में मेल या फीमेल सिंगर दोनों अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं। क्यों? आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई छोटा बेबी बॉय या छोटा बेबी गर्ल की वॉइस में डिफरेंस? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनमें जो टिपिकल एक चेंजेस हैं जो कि एडोलसेंट की स्टेज के बाद आने हैं, जिसमें कि वॉइस एक मेजर रोल प्ले करता है, तो वो डेवलपमेंट ही नहीं होता। अगर डिस्टिंग्विश नहीं होते उनके वॉइस, जो आपका वोकल कॉर्ड है वो सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। यही रीजन है कि आप छोटे बच्चों की वॉइस में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। बट जब वो किसी पर्टिकुलर एडोलसेंट स्टेज को पार कर जाते हैं, तो उनमें ये जो वॉइस बॉक्स होता है विच इज ऑल्सो नोन एज लैरिंग, व्हाट इज नोन एज, ऑल राइट, विच इज ऑल्सो नोन एज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स हेयर। आप जब कोई भी वर्ड बोले, आप यहाँ पर हाथ लगाकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि वॉइस यहीं से निकल रही है। ऑलराइट, तो बहुत से ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो हमें बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखने मिलते हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइट का इंक्रीज होना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डेवलपमेंट ऑफ हेयर अराउंड द जेनाइटल एरियाज एंड आर्मपिट्स, आपको सबको पता है ये कुछ ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो हमें मेल एंड फीमेल बोथ में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज
ब्रॉडमेंट ऑफ शोल्डर्स, ये मेल्स में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ऑलराइट, डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स, ठीक है, क्योंकि पिंपल्स क्यों डेवलप होते हैं? पिंपल्स इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। हार्मोनल चेंजेस से क्या होता है, आपकी बॉडी में सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस और एंजाइम्स बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है, जिसे आपकी बॉडी सडनली इनगल्फ नहीं कर पाती है, सडनली उस चीज में एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाती है, जिस वजह से पिंपल्स एज अ रिजल्ट ऑफ दोज इम्बैलेंसेस ऑफ हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से वो पिंपल्स हैं आपके फेस पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। किसी को पिंपल्स कम होते हैं, किसी को पिंपल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ एनी बॉय और गर्ल। ओके, ये कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो बॉयज और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं, जो आप फिजिकली नोटिस भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं कुछ स्पेसिफिक चेंजेस, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चेंजेस जो बॉयज या गर्ल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं, बॉयज में अलग एंड गर्ल्स में अलग। सबसे पहले बात करते हैं मेल्स की। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयज की। आप लोग हैं, आप लोग अभी जस्ट एडोलसेंट स्टेज को कुछ क्रॉस कर रहे होंगे या कुछ क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप जितने भी मेल्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बॉयज हैं, उन्होंने अपनी बॉडी में, बहुत सारे लोगों ने अभी खुद से ही चेंजेस फील करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। वो चेंजेस क्या हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्टली, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स अराउंड जेनाइटल एरिया एंड आर्मपिट पोर्शन। ओके, ये तो एक कॉमन है जो कि फीमेल्स भी अपने में फील करने लग गई होंगी अब। नेक्स्ट थिंग, पर्टिकुलरली मेल्स, मेल्स में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर अराउंड द चीक विच इज नोन एज बियर्ड। तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया होगा, या कुछ लोगों में अभी थोड़े टाइम बाद होना है, या कुछ लोगों में हो रहा होगा धीरे धीरे। ऑलराइट, उसके बाद आप ये फील कर रहे होंगे कि आपके शोल्डर्स ब्रॉड होना स्टार्ट हो गए हैं। ऑलराइट, जो कि एक मेजर चेंज है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलसेंट इन बॉयज। आपने नोटिस किया होगा कि इन कंपैरिजन टू मेल्स, फीमेल्स का शोल्डर पोर्शन थोड़ा चौड़ा रहता है। ओके, ये कुछ है। एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस विच इज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैंने यहाँ लिखा है, अभी मैं आगे इसको कवर भी करूंगी, इसका क्या फंक्शन है, कैसे है। तो ये सारे कुछ मेन चेंजेस हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने वॉइस के बारे में भी आपको बताया था, मेल्स की वॉइस इन कंपैरिजन टू फीमेल्स और बॉयज की वॉइस इन कंपैरिजन टू गर्ल्स बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। आपने सुना होगा फीमेल्स की वॉइस की पिच काफी हाई होती है। ओके, उनकी वॉइस काफी तीखी होती है, वहीं पर मेल्स की वॉइस काफी भारी होती है एंड डेप्थफुल होती है। ऑलराइट, तो ये चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं एडोलसेंट की स्टेज के आसपास, क्योंकि मैंने आपको बताया जब बच्चे छोटे होते हैं या न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, आप उसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई वॉइस के बेसिस पर कि कोई बॉय है या गर्ल है। ऑलराइट, तो ये कुछ स्पेसिफिक चेंज हो गए बॉयज के। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जो कि गर्ल्स की बॉडी में आते हैं जब वो एडोलसेंट स्टेज को क्रॉस कर रही होती हैं या कर चुकी होती हैं। ऑलराइट, जिसमें से कि सबसे पहला रिमार्केबल चेंज है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी वजह से हमें मैमल्स बोला जाता है। अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो तो बेबी का नरिशमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलराइट, तो गर्ल्स में हमें अराउंड दी उसके आसपास, एडोलसेंट की स्टेज के आसपास डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाता है। एडोलसेंट की स्टेज कंप्लीट होते होते तक ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, the thighs of females are more broader than males. Thigh portion and hip portion, मेल्स में मैंने आपको बताया था या बॉयज में मैंने आपको बताया था, उनका शोल्डर पोर्शन काफी ब्रॉड होते जाता है, वहीं पर जो फीमेल्स या गर्ल्स होती हैं उनका हिप पोर्शन एंड उनका थाई पोर्शन काफी ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। ठीक है, तो ये, और हाँ, वोकल कॉर्ड की अगर बात करें तो फीमेल्स की पिच काफी हाई होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो आई गेस आपको ये तीनों चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा। अब आते हैं हमारा बिल्कुल मेन टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप सबको पता है, तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को
इक्वली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सबको पता है मेल में पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में पाया जाएगा। देखिए, अभी मैंने जो आपको ऊपर चेंजेस बताए कि स्पेसिफिक चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, जिससे आपको इतना तो पता चल गया कि हाँ, एक पॉइंट मिस हो गया था, वो ये था कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जब मेल और फीमेल एडोलसेंट स्टेज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उनमें एक मेजर चेंज और आता है। मेजर चेंज क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स, इनका भी डेवलपमेंट साथ में स्टार्ट हो चुका होता है जब मेल या फीमेल ग्रो कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसका मैं आपको पहले थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको बताऊंगी, उसके बाद उसको डिटेल में ले चलूंगी। ठीक है, सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट। व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इज स्पर्म्स। If there are no sperms, there is no reproduction. Similarly, in female reproductive system, if there are no eggs or no ovum, there is no reproduction. All right. So sperms. Let us talk about sperms now. Sperms are the most delicate cell of male reproductive system. All right. Sperms हैं, बहुत ही delicate cell होती हैं male reproductive system की। यही हैं जो डीएनए को अपने साथ कैरी करती हैं फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल काउंटर पार्ट, है ना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन और न्यू प्रोजनी। ऑलराइट, अगर स्पर्म नहीं होगा तो जो मटेरियल मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेमेन, इन द फॉर्म ऑफ सेमेन। व्हाट इज सेमेन? We will discuss it later. Okay, so sperms are the main cells which is responsible for the production of new progeny. All right, and what is semen? देखिए, जब स्पर्म्स मेल काउंटर पार्ट से फीमेल काउंटर पार्ट में ट्रांसफर हो रहा होता है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा लुब्रिकेशन चाहिए, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने लोकल प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, सपोज दैट वी आर द नेटिव ऑफ यूपी, ओके, और हमें दिल्ली जाना है और वी हैव टू ट्रेवल टू महाराष्ट्र, तो हम क्या करते हैं? हम अपना रास्ते के लिए, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्नी हम अपने लिए खाने पीने का सामान, वाटर बॉटल और ये सारी चीजें अपने आप ही ले जाते हैं। क्यों? हमें नहीं पता हमें रास्ते में कुछ मिलने भी वाला है या नहीं। या वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू हैंड्स, वी हैव मनी, वी हैव अ लेग। हम तो खरीद सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं, शॉप मिलेंगी उससे खरीद सकते हैं, बट व्हाट अबाउट स्पर्म्स? इन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ट्रेवलिंग। तो ये क्या करते हैं? इनको नेचुरली एक नरिशमेंट, लुब्रिकेशन, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, व्हाटएवर दे रिक्वायर्ड, व्हाटएवर दे नीड इज ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमेन। ओके, ये जो सेमेन है ये बेसिकली एक व्हाइट कलर का लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है जिसमें कि स्पर्म्स मिक्स हो जाते हैं। और आप सबको पता है अगर किसी चीज में हम लुब्रिकेशन ऐड कर दें तो उसकी ट्रेवलिंग काफी हद तक इजी हो जाती है। ऑलराइट, तो यही सेमेन। और हाँ, एक चीज और है मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि सेमेन जो है, सेमेन का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बनता कैसे है? ग्लैंड से, ग्लैंड्स के सिक्रीशन से। ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो मैं आपको अलग से मेल एंड फीमेल ग्लैंड्स के बारे में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो एक सेपरेट पोर्शन है अकॉर्डिंग टू मी, एंड एनसीईआरटी में आपको इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, बट बिकॉज यू आर बोर्ड स्टूडेंट्स तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी दिस टाइम बिकॉज बोर्ड आर कमिंग वेरी सून। तो आपको फोकस पूरा एनसीईआरटी पे करना है, बट उसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनका डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको किसी भी रेफरेंस या रेफरल बुक में जाने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना जरूरी है बिकॉज वी ऑल नो दैट बायोलॉजी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है। तो सेमेन का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पोर्शन होता है वो किससे बनता है? द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड which are found in male reproductive, particularly in male reproductive system. All right, so moving to our next main part, testis is also known as main male
reproductive part. All right. Testis. There is a structure known as testis in which sperms are get formed. मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स एक ऐसा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि ट्रांसफर करता है चीजों को फ्रॉम मेल काउंटर पार्ट टू फीमेल काउंटर पार्ट. ऑलराइट. तो ये तो है, ये तो मेन हो गया, बट इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के किसी पार्ट में तो होगा. इसका फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस में, इसीलिए मैंने इसे लिखा है मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. बिकॉज अगर स्पर्म्स डैमेज हो रहे हैं तो टेस्टिस इज देयर ना. टेस्टिस, बिकॉज टेस्टिस आर आल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, है ना. तो अगर स्पर्म्स नहीं बचते तो टेस्टिस फिर से स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर सकता है. बट इन केस योर testis get destroyed, then nobody can help you in reproducing new particular organism. All right. तो testis को इसलिए मैंने मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला है. टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, अराउंड 200 to 300 हाईली coiled compartments like this, which is known as seminiferous tubules. What is the name? Seminiferous tubules. And in between this highly coiled structure, there are some spaces like this one, like this one, like this one. So in these spaces there are present some small cells which are known as interstitial cells, all right. Interstitial cells. So the main formation of sperms inside the testis occurs in interstitial cells. All right. You can say that interstitial cells are get embedded in the seminiferous tubules. So this is all about testis. The testis is the main home of production of sperms. All right. Now we are moving to our next important part, that is we can also include scrotum as a male reproductive part. Scrotum. अभी मैंने आपको बताया स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स का होम होता है टेस्टिस, बट वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड? So testes are situated inside the scrotum. All right. What is a scrotum? Scrotum is a pouch-like structure which is present beneath the penis of the male reproductive part. Pouch-like structure, okay, beneath the penis. So what scrotum does? See, this is the most most important question of this male reproductive part. That what is the role of scrotum? What is the significance of scrotum? And ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पीछे उसकी एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. दैट स्क्रोटम तो हम पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ पेनिस एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर maturation of sperm and which is less 2 to 3 degree Celsius to the normal human being's temperature. All right. कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड है या नीडेड है, वो टेम्परेचर स्क्रोटम ही प्रोवाइड कर सकता है. बिकॉज एज वी ऑल नो आवर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. मैंने आपको जैसे ही ये टॉपिक स्टार्ट किया था बताया था कि स्पर्म्स आर द मोस्ट डेलिकेट सेल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल बॉडी. ऑल राइट. तो इनके लिए कुछ स्पेशल सेल्स, कुछ स्पेशल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस इनको चाहिए होंगी अपने डेवलपमेंट के लिए, जो कि बॉडी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से इनको बॉडी में नहीं मिलती. तो इनके मैचुरेशन के लिए एक स्पेशल पार्ट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड है जिसे कि हम स्क्रोटम कहते हैं, और जिसमें 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होता है देन नॉर्मल body temperature. All right. So this is the significance of scrotum. This is the one of the most important question of this chapter. So please इसे आप बिल्कुल से दिमाग में बिठा लीजिए.
नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वास्ट डिफरेंस. ओके, वासा डिफरेंशिया और वास्ट डिफरेंस. सी, अभी तक हमने पढ़ा स्पर्म्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, टेस्टिस है जो स्पर्म्स को बना रहा है, टेस्टिस है जो स्क्रोटम में सिचुएटेड है. बट यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन सपोज दैट हो गया, बट स्पर्म्स तो स्क्रोटम में बन रहे हैं अल्टीमेटली. एंड आपको पता है स्क्रोटम से पेनिस तक का जो डिस्टेंस है वो कौन कवर करेगा? वो कवर करने के लिए प्रेजेंट है आपके वास्ट डिफरेंसेस. ओके, when sperms get matured, they are get transported to the vas difference, from seminiferous tubules to vas difference, from vas difference to penis or urethral tract. And let me tell you one most important thing in female body, for urination and for menstruation or for copulation, there are two different tracts are present. But in male body, only one, only one reason is present, which is used for both purposes, for ejaculation as well as for urination. So a male body can do only one thing at a time. Either he is urinating, either he is ejaculating. All right. तो वास्ट डिफरेंस का सिर्फ इतना सा काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म. जब ये बन जाता है यहाँ पर, तो उसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, द स्पर्म्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू पेनिस थ्रू वास्ट डिफरेंसेस. ऑलराइट, आई गेस समझ में आया है आपको. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा यूरेथ्रा. यूरेथ्रा का बड़ा ही सिंपल सा काम है, बट मेल पार्ट में, आई मीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज इजैकुलेशन एज वेल एज फॉर यूरिनेशन दोनों के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक प्रेजेंट है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज सारी चीजों को फॉर्मेशन तो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, बट उसके लिए अगर एसेसरी ऑर्गन नहीं है ना. एसेसरी ऑर्गन क्यों इंपॉर्टेंट है? because this is a main organ which is responsible for copulation to women. all right, अगर पेनिस नहीं होगा तो कपलेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसे बनने का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. तो पेनिस इज ऑल्सो वेरी मस्ट ऑर्गन. पेनिस की बात हम करते हैं. पेनिस क्या होता है? हाईली इरेक्टाइल ऑर्गन होता है एंड हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है. ऑल राइट, विच इज द मेन, मैंने आपको बताया कि कपलेशन में मेन पार्टिसिपेट जो करता है पेनिस करता है. पेनिस, द टिप ऑफ पेनिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस. ओके, द टिप ऑफ पेनिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस, which only get visible during the time of excitement of male counterpart, and which is the main organ which is get participate in the process of copulation. Now moving to our next topic. So penis is also most important. Actually everything is important in here except glands. No, glands are also important, but I am saying that I will discuss this particular portion of this topic in next lecture. All right, because we need to read it in very detailed version. So I guess male reproductive system is very much clear now to all of you. See, male reproductive system, all males, जितने भी मेल्स हैं आपके प्रेजेंट, उन सब में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी एक प्रॉपर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंडक्ट हो सकती है. बट आपने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा होगा या उनके बारे में सुन रखा होगा कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा फिट हैं, हेल्दी हैं, बट दे आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन. तो व्हाई दिस हैपन? दिस कैन हैपन फ्रॉम फॉर सेवरल रीजन. अगर आपके स्पर्म्स का काउंट कम है, सेमेन प्रॉपर लुब्रिकेटिंग नहीं है, स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, या स्पर्म्स बहुत जल्दी डेड हो जा रहे हैं, या स्क्रोटम में कुछ प्रॉब्लम है, या स्पर्म्स बन तो रहे हैं बट वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू, आई मीन इस ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम है कि वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारे बॉडी के अंदर, या मेल, अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेल बॉडी में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इनकैपेबल हो सकते हैं न्यू जनरेशन को बनाने में. इसके लिए
टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं. ऑलराइट, so these are some main topics of male reproductive system. मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं ग्लैंड्स को एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी बिकॉज देर आर 3 glands in your male reproductive system and 3 more glands in female reproductive system, and which are very important from the exam point of view. So we will be discussing it in very next lecture. Okay, now moving to next major topic of this portion, that is female reproductive system. As we all know, sexual reproduction always required the two counterparts, one is male and other one is female. So now we are going to discuss about female reproductive system in very depth. Okay, first of all, like male reproductive system, there are some major organ in female reproductive system, some glands which we will be discussing in later videos, some accessory organs and some transporting organs. Like vast difference in here, there is oviduct or fallopian tube. Okay, all right, now we are going to start. Firstly, we are going to discuss about egg or ovum. Like sperms are the main part herein, ovum and eggs are the main part of reproduction. Ovum. What will happen is ovum is not there. अगर ovum नहीं होगा तो क्या होगा? स्पर्म तो ट्रांसफर होकर के फीमेल बॉडी में आ रहा है, बट वो फर्टिलाइजेशन किससे करेगा अगर ओवम में ही नहीं होगा? बिकॉज वी ऑल नो दैट द बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड विच आर स्पर्म्स एंड ओवम्स. अगर एक पार्ट आ रहा है बट दूसरा पार्ट उसे मिल नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा. जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और बेबी अल्टीमेटली नहीं बनेगा. ऑलराइट, तो जैसे ही स्पर्म्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही ओवम्स इंपॉर्टेंट है. ओवम्स हमने इधर देखा था स्पर्म्स टेस्टिस में बन रहे हैं, इधर हम देखेंगे ओवम का फॉर्मेशन ओवरीज के अंदर होता है. देयर आर 2 ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेफ्ट and right. At a time only one ovary is functional. एक टाइम पर एक ही ओवरी फंक्शनल होती है. एंड जो फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मैं इस टॉपिक को भी एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी, बट अभी मैं एक बेसिक आइडिया आपको देती हूँ कि जो मेंस्ट्रुएशन का पूरा 1 मंथ और 28 डेज टू 30 डेज का साइकिल होता है, डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर वुमेन. तो इसमें क्या होता है, एक ओवरी एक मंथ में फंक्शनल होती है, एक ओवम रिलीज करती है विच इज वेटिंग फॉर द स्पर्म टू कम एंड टू गेट फर्टिलाइज्ड. अगर स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाती है और एक बेबी का फॉर्मेशन कर देती है. इन केस स्पर्म नहीं मिला, वो फर्टिलाइज नहीं होती और यही एग जो है वो मसल्स एंड ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाता है, विच इज कॉमनली नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल or periods in our local language. All right, so I guess ovum is clear now. And one more thing I would like to tell you all of you that these ovum and sperm ये आपकी बॉडी में तभी बन जाते हैं जब आप अपनी मदर के वुम्ब में होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर बर्थ. ऑलराइट, because ovum and sperms get developed as a part of your normal body organs. जैसे आपके बाकी के बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपके स्पर्म्स एंड ओवम्स भी जब आप अपनी मदर के वुम्ब में होते हैं, बर्थ से पहले ही आपकी बॉडी में ये डेवलप हो जाते हैं. लेकिन फिर अब आप पूछेंगे कि मैम ये पहले क्यों नहीं दिखते, ये हमें बाद में क्यों दिखते हैं, या अपना फंक्शन ये बाद में क्यों स्टार्ट करते हैं? बिकॉज मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन तब स्टार्ट होता है, तब कोई ऑर्गेनिज्म एक एक्यूरेटली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है जब वो सेक्सुअली हेल्दी हो, सेक्सुअली उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ हो चुकी हो. तो डेवलपमेंट ऑफ ओवम एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सेक्सुअल डेवलपमेंट व्हिच अकर्स ड्यूरिंग और आफ्टर द स्टेज ऑफ योर एडोलसेंट. ओके, तो ये तभी हो सकता है जब आप सेक्सुअली पूरी तरीके से ग्रो करेंगे. ठीक है, तो ये I guess ovum is clear now. Now we are moving to our ovaries. Ovaries भी मैंने आपको बता दिया है. Ovaries लेफ्ट और राइट दो होती हैं. Ovaries का मेन काम है स्पर्म को, ओवम को प्रोड्यूस करना
ओवम को प्रोड्यूस करना टाइम टू टाइम। एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओवरी फंक्शनल होती है। सपोज दैट पहले मंथ में अगर लेफ्ट ओवरी फंक्शनल है तो नेक्स्ट आने वाले कमिंग मंथ में आपकी राइट ओवरी बिल्कुल से फंक्शनल हो जाएगी। ये साइकिल चलती रहती है। ये साइकिल मीनार्ड से स्टार्ट होकर के मीनोपॉज तक जाती है। मीनार्ड एंड मीनोपॉज में आपको बता देती हूँ। जब किसी फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्टिंग होती है उस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं मीनार्ड। एंड जब किसी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनोपॉज। ऑलराइट, तो मीनार्ड से लेकर के मीनोपॉज तक ये ओवरी आपकी बिल्कुल ही फंक्शनल रहती है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक and a little bit typical topic, that is oviduct, or we are commonly known as fallopian tube. Fallopian tube consists of several, sub parts, which are fimbriae. Next one is infundibulum. Third one is isthmus, and the last one is एम्शुला। ये आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगा, बट आप अगर किसी साइड बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ देख लीजिए। ये बताने का मेरा रीजन ये है बिकॉज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, फर्टिलाइजेशन तक तो पता है आपको, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिल गए, रिप्रोडक्टिव सेल्स मिल गई, एंड उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। ऑलराइट, लेकिन ये जो हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है एग्जैक्टली। फीमेल बॉडी में हो रहा है, एवरीवन नोज, बट फीमेल बॉडी में भी तो कोई पर्टिकुलर रीजन होगा जहां पर ये होता है। बस इस टॉपिक को समझाने का मेरा रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में पता चले जहां पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एग्जैक्टली हो रही है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज द बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, if fertilization is not there, we cannot imagine sexual reproduction to get proceed. Alright, तो पहले हम इसके वो तो देखेंगे ही कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, पहले इसके बाकी पार्ट्स को बिल्कुल शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फिम्ब्री। Fimbriae is a part which catches the ovum from ovary, okay, and let it transport into the different part जहां जहां ovum को जाना है। फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ओवम को कैच करने का काम करते हैं ओवरी से। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा फंक्शन है। देन इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम का फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये जो फिम्ब्री ओवम इसको पास करती है, ये उस ओवम को इस्थमस रीजन पे पास कर देता है। ओके, नाउ हियर कम्स इस्थमस एंड हियर कम्स एम्फुला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एम्फुला और इस्थमस ये दोनों रीजन आपस में, Fimbri is a region which is attached to infundibulum. Infundibulum is the region which is get attached to isthmus portion, and isthmus portion is the region which get attached to ampular region or ampulla region. ठीक है, तो बट isthmus और ampulla अगर ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो इनका कोई मीटिंग पॉइंट या जंक्शन पॉइंट होगा। सपोज दैट यहाँ पर, ठीक है, इनका कोई मीटिंग पॉइंट या जंक्शन पॉइंट होगा। बस यही वो रीजन है जिसके बारे में हम उतनी देर से बात कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ both reproductive cells, sperms and ovums, और मीटिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इसको हम क्या बोलते हैं अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, तो यहीं पर हमारा क्या हो गया फर्टिलाइजेशन, और इस रीजन को हम एक और नाम देते हैं, आई मीन जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस इज ऑल्सो नोन एज, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ,
जिसको नहीं ये बात पता थी वो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जंक्शन ऑफ एम्प्यूला एंड isthmus, ओके। फर्टिलाइजेशन एंड ये एम्प्यूला और isthmus के पोर्शन को हम एम्प्यूलरी isthmus रीजन भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, या आप भी बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फेलोपियन ट्यूब, ऑलराइट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज यूट्रस। यू नो देयर आर सेवरल टर्म्स, आप नोटिस कर रहे होंगे बहुत सारे ऐसे आपको स्पेशल टर्म्स बहुत से बच्चों ने सुन भी रखे होंगे या बहुत से बच्चों के लिए टर्म्स नए होंगे। तो आप प्लीज इन टर्म्स का जो जो भी मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ इन टर्म्स के बारे में, आप उसे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बोर्ड कैन आस्क अबाउट दीज टर्म्स टू। बोर्ड पूछ सकता है, बोर्ड ऐसे पूछ सकता है दैट वो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा इन विच यू हैव टू write a definition about implantation, fertilization, ampulla, what is ampullary stomach portion, ओके। तो प्लीज ये जो टर्म्स मैं डिस्क्राइब आपको कर रही हूँ आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ ऐसा लगता है नोट डाउन करने वाला, आप आराम से वीडियो पॉज करके उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज यूट्रस। अच्छा, मैं आपको एक बहुत फनी बात बताना चाहूंगी। कॉमनली व्हेन women गेट्स प्रेग्नेंट, कोई विमेन कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, हम नॉर्मली ये जानते हैं कि जो बेबी होता है वो स्टमक रीजन में होता है, ऑलराइट। आई गेस सबको यही लगता है, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी हो रहा होता है वो एक्चुअली स्टमक में ना हो करके यूट्रस में हो रहा होता है, ऑलराइट। वो स्टमक पोर्शन नहीं है, वो यूट्रस पोर्शन है। स्टमक का काम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन है, ये बात प्लीज याद रखिएगा। और अगर आपके घर में आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा कहता है तो आप प्लीज उसको करेक्ट भी कर दीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ बेबी स्टमक में नहीं होता है बल्कि यूट्रस में होता है, ऑलराइट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यूट्रस की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हमने देखा अभी कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो इस फर्टिलाइजेशन तो हो गया जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, बेस था रिप्रोडक्शन का। बट इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बेबी का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगा? तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद आप सबको पता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विच इज नोन एज जाइगोट, विच इज नोन एज जाइगोट। अब जाइगोट भी बन गया, जाइगोट बनना जरूरी था, जाइगोट बन गया, बट अब जाइगोट का क्या? अब जाइगोट कहाँ जाएगा? जाइगोट लेकर के आया जाता है यूट्रस के पास। कहाँ लेकर के आया जाता है? यूट्रस के पास। और यूट्रस के पास आकर के इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांट है? जब किसी चीज को किसी एक बड़े पोर्शन में किसी छोटी चीज को एम्बेडेड कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ये जो आपका सिंगल सेल्ड, हाँ, ये जो आपका सिंगल सेल्ड जाइगोट है, जाइगोट आपका एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये भी आपको याद रखना है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड बट डेप्लॉयड। कैसे? ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड का केस भी मैं आपको बाद में समझा दूंगी, फिलहाल आपको सिर्फ इतना यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो आपकी जाइगोट होती है ये हमेशा सिंगल सेल्ड होती है। ये सिंगल सेल्ड जाइगोट एम्ब्युलरी स्टमस रीजन से ला करके इसे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और यूट्रस में इम्प्लांट करने के बाद फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। ये सारा फिर डेवलपमेंट ऑफ बेबी, जो कि आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन 12th स्टैंडर्ड, बिकॉज ये चैप्टर आपका अब 9th में भी नहीं है, सॉरी 11th में नहीं है, ये आपको सीधा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि जाइगोट आती है यूट्रस में, यहाँ पर इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। यहाँ इम्प्लांट होने के बाद भी इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, आप अगर हो सके तो यहीं पर इसे समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अदरवाइज अभी आप सिर्फ अगर सुन रहे हैं तो आप बाद में वीडियो कभी भी ऑन करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट फिर भी इनका इंपॉर्टेंस है और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आज एक सेपरेट वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको दे दूंगी। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि वी ऑल नो दैट दिस इज अ पैंडेमिक चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है, तो जिसकी वजह से बोर्ड्स हो सकता है डिले हो जाए बट बोर्ड्स कैंसिल नहीं होंगे। तो प्लीज आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने दीजिए, बिकॉज अगर अचानक से कोई ऑर्डर आ गया बोर्ड्स कंडक्ट कराने का तो आप लोग की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए पढ़ाई अपनी बिल्कुल स्मूथली वैसे ही करते रहिए जैसे आप तब करते थे जब आपके रेगुलर क्लासेस चलती थी।